तो बेटा किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसको फील करना ज़रूरी है, राइट। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एग्जाम्पल से, ताकि हम कोलिजन के प्रोसेस को फील कर सकें और तब फिर उसका हम बाल का खाल निकालते हुए अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे, राइट। तो चलो एक एग्जाम्पल लो। इस एग्जाम्पल में सपोज करो कि एक स्कूटर वाला है। अब देखो स्कूटर तो मैं बहुत बढ़िया नहीं बना सकता, तो ऐसे ही कुछ बना देता हूँ मैं। ये स्कूटर वाला है, ठीक है, और ये काफ़ी हाई स्पीड से इधर चला जा रहा है। ये हाई स्पीड से ऐसे भाग रहा है, राइट। अब अचानक से क्या होता है कि उसके दूसरे साइड से एक बहुत बड़ी सी ट्रक, ये भी बेचारा काफ़ी हाई स्पीड से इधर की तरफ मूव कर रहा है। अब देखो दोनों का स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो दोनों, है ना, दोनों जो ड्राइवर्स हैं वो अपने अपने गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए और कोलिजन हो गया। अच्छा, कोलिजन जब होता है तो एक ऑब्जर्वेशन तो ये है कि भाई ये जो स्कूटर है वो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, ये स्टॉप कर जाएगा, है ना। ठीक उसी तरीके से ये ट्रक को भी हम कह सकते हैं स्टॉप कर गया, ये भी स्टॉप हो गया। अब जरा सोचो, इसका तो स्पीड बहुत ज़्यादा था और तुरंत से बहुत कम समय में स्टॉप किया, क्योंकि कोलिजन का जो टाइम पीरियड होगा वो बहुत ही कम होगा। तो बहुत कम समय में अगर मुझे हाई स्पीड बिल्कुल जीरो करना है, ठीक, और मास भी कुछ इसका है, इसका मतलब ये हो गया कि जो ट्रक है वो स्कूटर पे बहुत हैवी फोर्स अप्लाई किया और न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली फिर स्कूटर भी ट्रक पर उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया, देखिए दो बातें हो गई कि कोलिजन जो होता है उसमें जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं वो एक दूसरे पर बहुत हैवी फोर्स अप्लाई करते हैं। दूसरी बात हो गई ये सिंपल ऑब्जर्वेशन से कि कोलिजन का जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही कम होता है, राइट। तो अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकता हूँ, एक पॉइंट मैं अब लिख सकता हूँ। देखिए क्या लिख सकता हूँ, कोलिजन में दो बातें होती हैं। क्या कि जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं वो एक दूसरे पर हैवी फोर्स अप्लाई करती हैं। अच्छा, थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने के लिए हम सिर्फ दो बॉडीज का कोलिजन ही कंसिडर करेंगे, राइट। तो क्या हो गया, लिखो बेटा यहाँ पर, ये हो गया बॉडीज अप्लाई वेरी हाई फोर्स, ठीक है, ऑन ईच अदर। मेरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है तो आप इसको ध्यान रखिएगा, आप अपने हिसाब से पॉज करके लिख लीजिए इसको। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया कि ये जो फोर्सेज हैं एक दूसरे पे लग रहे हैं वो बहुत ही कम समय के लिए लगते हैं। तो हम ये कहेंगे टाइम पीरियड, जिसको कि जनरली डेल्टा टी से दिखाता हूँ मैं, ऑफ कोलिजन इज वेरी स्मॉल, ठीक। तो यहाँ तक हमको लगता है कि अब ये चीज़ क्लियर हो गई कि कोलिजन इज ए प्रोसेस इन विच एटलीस्ट टू बॉडीज अप्लाई वेरी हाई फोर्सेस ऑन ईच अदर फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट में चले आते हैं हमें कोई बताए कि क्या कोलिजन होने के लिए एक बॉडी का दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आना जरूरी है ना। देखिए सवाल फिर से समझिए, क्या कोलिजन होने के लिए एक बॉडी का दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आना जरूरी है? जी नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। हम एक ऐसा हाइपोथेटिकल इमेजिनरी, है ना, सिचुएशन मान सकते हैं जिसमें एक बॉडी दूसरे बॉडी से दूर है लेकिन फिर भी वो किसी तरीके से उस पर बहुत कम समय के लिए हैवी फोर्स अप्लाई कर रहा हो, इसको भी हम कोलिजन कहेंगे। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस आज तक ना आए हैं और ना आएंगे, लेकिन जहाँ तक कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी की बात है तो ये पॉइंट हमको, है ना,
ये पॉइंट हमको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। बस सिंपल सा बात ये है कि कोलिजन में एक बॉडी दूसरे बॉडी पर काफ़ी हाई फोर्स बहुत ही कम समय के लिए अप्लाई करेगा। ठीक, अब जरा समझो दूसरा पॉइंट मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए कि अब मेरे पास ये दो बॉडीज़ हैं, ए ये दो बॉडीज़ हैं। ये इधर चल रहा है मान लो u के स्पीड से, इधर चल रहा है मान लो p के स्पीड से, राइट। तो यहाँ भी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि जब कोलिजन होगा तो जो दूसरा बॉडी है वो पहले बॉडी पर वेरी हाई फोर्स F अप्लाई करेगा, और न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग पहला बॉडी दूसरे बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में ये इतना फोर्स अप्लाई करेगा। इतना तो क्लियर हो गया। अब जरा समझिए, हमने ये मान लिया कि डेल्टा टी समय तक ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहे, मतलब कोलिजन का प्रोसेस जो हुआ उसमें टाइम लगा कितना, डेल्टा टी, राइट। ठीक है, तो एक बात बताओ, चूँकि इसका पहले कुछ वेलोसिटी था, बाद में इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें इसका मोमेंटम चेंज हुआ है, राइट ना। चलिए, तो पहले एक काम करो, हम निकालते हैं इम्पल्स, ठीक है, गिवन टू बॉडी वन, पहले बॉडी को कितना इम्पल्स मिला ये हम निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग तो ये जानते हैं कि ये इम्पल्स होता है F इंटू डेल्टा टी, यही जानते हैं। अच्छा, इस फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स भी कहते हैं, ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और ठीक इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि इम्पल्स जो है, इम्पल्स ना गिवन टू बॉडी नंबर 2, वो कितना हो जाएगा यार, नोट करो। अब इधर की तरफ फोर्स लगा इसके ऊपर, वो -F है, ये -F है इंटू डेल्टा टी होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, अभी देखिए जस्ट पहले हमने कहा था आपको कि इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो इसमें चेंज इन मोमेंटम हो गया, ऐसे मान लीजिए डेल्टा P1, इसमें हो गया मान लीजिए डेल्टा P2। तो दोनों को जब जोड़ोगे तो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 ये कुल मिला के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि जब कोलिजन होता है तो उस वक्त अपने सिस्टम का नेट मोमेंटम चेंज 0 होता है। सिस्टम मतलब इन दोनों बॉडी का कलेक्शन, राइट। तो टोटल मोमेंटम चेंज 0 हो गया। इट मीन्स कि कोलिजन से पहले दोनों बॉडीज के मोमेंटम का वेक्टर सम, कोलिजन के बाद दोनों बॉडी के मोमेंटम का वेक्टर सम के बराबर होता है ना? तो ऐसे हम लिख दें, फिर ऐसे लिख दें P1 I मतलब इनिशियल कह लीजिए, फिर P2 ये क्या हो गया, I ये भी इनिशियल हो गया, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, अच्छा वेक्टर साइन लगाना है, P1 F मतलब फाइनल, या कहिए कि कोलिजन के बाद, प्लस P2 ये हो गया फाइनल। ये दो बातें क्लियर हो गई। और ये भी नोट करो कि इसमें हमने ये नहीं देखा था कि किस तरह का कोलिजन था। हर कोलिजन के लिए ये फंडा हमेशा लगेगा कि कोलिजन में सिस्टम का नेट मोमेंटम चेंज 0 होता है, राइट, या कहिए कि मोमेंटम कंजर्व रहता है। एक पॉइंट तो ये हो गया मेरे पास, आप इसको लिख दीजिए, बल्कि मोमेंटम कैसा रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक, ये वाला पॉइंट। अब चलो एक काम करते हैं, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि जब दोनों बॉडीज कोलाइड कर रहे हैं तो ये तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, हमने इन दोनों बॉडीज़ को एक साथ क्या माना है, सिस्टम। तो सिस्टम के पार्ट्स हो गए ये दोनों। अच्छा, पार्ट्स एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहे हैं जो इक्वल और अपोजिट हैं, तो इन फोर्सेस को हम इंटरनल फोर्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इस सिस्टम के बाहर से भी तो कोई फोर्स लग सकता है। देखो, जैसे इस सरफेस पे ये बॉडी जब मूव कर रही हैं तो इस सरफेस का फ्रिक्शन भी इन पे लग सकता है, और भी कई तरह के फोर्सेज इस पे लग सकते हैं बाहर से, जिनको कि हम एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे।
तो उनकी वजह से भी तो कुछ ना कुछ मोमेंटम चेंज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन बेटा एक चीज़ ध्यान रखो कि जैसे हमने डिफिनीशन अभी किया था उसमें मेरा जो फोर्स था ना, इंटरनल फोर्स, बहुत ही हैवी था ना, ये बहुत हैवी था। ये कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखिए। तो इसके मुकाबले जो बाकी रेगुलर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है। दूसरी बात, जो टाइम पीरियड है अपने कोलिजन का वो भी बहुत ही कम है। इट मीन्स कि उनके इफ़ेक्ट को हम बिल्कुल नेगलेक्ट कर देंगे, जीरो मान लेंगे, राइट। तो ये बात बहुत ही मार्के का है। ये आप अपने पर्सनल नोट्स में, है ना, बिल्कुल अपना जो है नोट करके रखिए। और क्वेश्चन करते समय ख़ास तौर से उस तरह का क्वेश्चन जिसमें अचानक से बाहर के फोर्सेस को कंसिडर करने की ज़रूरत पड़ गई, उस समय आपको ये काम आएगा। अच्छा, अब ये हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलिजन। तो तीसरा पॉइंट हो गया टाइप्स ऑफ कोलिजन। टाइप्स ऑफ कोलिजन, देखो इसमें से अगर हम कोलिजन्स को डिवाइड करने लगे तो दो तरह के कोलिजन होंगे। एक होगा हेड ऑन कोलिजन, ठीक, एक हो जाएगा हेड ऑन कोलिजन, और दूसरा हो जाएगा ऑब्लिक कोलिजन। अब हेड ऑन कोलिजन अभी हम लोग करेंगे, ऑब्लिक कोलिजन बाद में करेंगे। हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है कि जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं, कोलाइडिंग बॉडीज कोलिजन से पहले जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इस लीनियर डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में कोलिजन के बाद भी मूव करते रहेंगे। और सबसे बढ़िया सा आपका ये एग्जाम्पल होगा कि जैसे ये बॉडी है, मान लीजिए ये दूसरा बॉडी है, इसके सेंटर टू सेंटर ना ऐसे मोशन है इनका कोलिजन से पहले। तो यहाँ भी सेंटर टू सेंटर ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। कोलिजन से पहले जिस डायरेक्शन में दोनों बॉडीज मूव कर रहे थे, कोलिजन के बाद भी उसी डायरेक्शन में वो मूव करते रहेंगे। तो हम इसको सीधा सीधा कह दें वन डायमेंशनल, है ना, या लीनियर वन डायमेंशनल कह देते हैं हम इसको। ऑब्लिक कोलिजन में ऐसा नहीं होगा। ऑब्लिक कोलिजन में कोलाइड करने के बाद दोनों में से कम एक बॉडी अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से इधर उधर छिटक जाएगा। तो वो बात की बात है। अच्छा, ये फिर से हम रिपीट करा दें कि चाहे कोलिजन ऑब्लिक हो, चाहे मतलब हेड ऑन हो, सब में मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल हमको अप्लाई करना है। और इस फंडा को जो याद रखता है उसके 85% क्वेश्चंस इस टॉपिक के कंप्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं हम। अब हेड ऑन कोलिजन का जो पार्ट है ना, हेड ऑन कोलिजन देखिए, हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन में दो तरह के कोलिजन होंगे। एक होगा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा होगा इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। और या कहिए इसको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन अगर आप कहना चाहते हैं तो, अदरवाइज ये टर्म नहीं है। इनके बीच में भी एक टाइप आएगा। तो ये दो एक्सट्रीम टाइप्स हैं, पहले हम इनको समझेंगे, उसके बाद तो हम किसी और टाइप में पहुंचेंगे। तो पहले समझो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब है। और ये पॉइंट जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह बहुत सारी बुकों में ये कंप्लीट नहीं है, आधा अधूरा सा है। किसी बुक में आधा लिखा है, किसी बुक में आधा लिखा है, तो आपकी मर्जी है। आप इसको पूरा नोट करना चाहते हैं तो पूरा नोट कीजिए, है ना। तो देखिए क्या होता है, ये है मेरे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लो। इस एग्जाम्पल में तुमने दो स्पंजी बॉल ले लिए हैं। सब लोग छोटे थे या अभी भी, है ना, स्पंजी बॉल से क्रिकेट खेलते होंगे। उसका क्या कैरेक्टर है कि आप उस बॉल को जब दबाएंगे तो दब जाएगा, छोड़ेंगे तो वापस से अपना शेप और साइज रीगेन कर लेगा। ठीक है, क्लियर। तो चलिए यहाँ पे देखता हूँ मैं,
ये यहाँ पर कोलिजन से पहले पहला बॉडी है, इसका नाम ने ए दे दिया। यहाँ पे ये दूसरा बॉडी है जिसका नाम हमने बी दे दिया। ठीक है, इधर ये जा रहा है u1 के स्पीड से, ये भी इधर ही जा रहा है u2 की स्पीड से, और मैंने मान लिया u1 इज ग्रेटर देन u2। तो भाई इसका स्पीड चूँकि ज़्यादा है तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा कर के वो बी से कोलाइड कर जाएगा। कोलाइड किया तो देखो क्या क्या हुआ, कोलाइड किया तो क्या क्या हुआ। अब यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए सोचिए जरा, मैं थोड़ा सा अभी नज़दीक लाता हूँ। ए समझ कांटेक्ट में आ गया है, ये दोनों बॉडी जो है कांटेक्ट में आ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए हम इन लोगों को अलग अलग करके देख रहे हैं। कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगा, ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा, अभी पढ़ा हमने। अच्छा, फोर्स लगाएगा, और हमने कहा कि ये बॉल्स कैसे हैं, स्पंजी हैं, तो अगर ये बॉल है इस पर तुम फोर्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये दब जाएगा ऐसे, तो इसका जो है शेप थोड़ा सा ऐसे बिगड़ जाएगा, ये कुछ ऐसे शेप हो जाएगा, राइट। अच्छा, ये भी इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है ना, न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, तो इसका भी थोड़ा सा शेप बिगड़ जाएगा, तो ये दोनों मिलकर के कुछ ये कुछ इस टाइप से हो जाएंगे। तो ड्यूरिंग द कोलिजन, मतलब अभी कोलिजन है, कब कोलिजन खत्म होगा, कब स्टार्ट होगा, जब ये दोनों जस्ट कांटेक्ट में आएंगे तो कहेंगे कोलिजन स्टार्ट हो गया, जब ये दोनों जस्ट कांटेक्ट से बाहर हो जाएंगे तो कहेंगे कोलिजन खत्म हो गया। और यही जो डेल्टा टी हमने लिखा था कोलिजन का टाइम पीरियड, यही टाइम इंटरवल है। अच्छा, अब समझो जरा इसको, अब जरा समझो, हमने क्या किया कि इसको थोड़ा सा डिप्रेस कर दिया, इस बॉल को। इसका मतलब कि अगर आप थोड़ा सा फील करें तो बॉल को जब आप दबाते हैं ऐसे, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ता है, आपको थोड़ा है ना प्रेशर लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है। तो आपने जो वर्क किया कहाँ चला गया, वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन में स्टोर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों बॉडीज़ का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी था, उसका कुछ पार्ट इसके पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन में स्टोर हो गया, और कुछ पार्ट इसके पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन में स्टोर हो गया। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोलिजन द नेट काइनेटिक एनर्जी इज ऑब्वियसली लेस देन, है ना, लेस देन द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन। यहाँ पोटेंशियल की जो ग्रेविटी वाला पोटेंशियल है उसकी बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब जरा सोचो, जब कोलिजन ख़त्म हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, ये तो अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि भाई इसका फिर स्पीड जो है कम हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। क्यों कम होगा, अब तो जानते ही हैं कि ये चूँकि पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो इस पर एक रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से इसका स्पीड कम हो गया, और ये इसी के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो उस पर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा और इसका स्पीड बढ़ जाएगा। और जब दोनों का स्पीड ऐसा हो जाएगा कि आगे वाले बॉडी का स्पीड पीछे वाले बॉडी की स्पीड से थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। इतना तो क्लियर है। अब सोचो, बॉल तो मेरा स्पंजी था, इसका मतलब क्या हो गया कि वापस से अपना शेप और साइज रीगेन कर लेगा, और जब शेप और साइज जब रीगेन कर लेगा तो जितना एनर्जी इसमें डिफॉर्मेशन के लिए स्टोर था वो सारा का सारा वापस से काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या क्या सीखा हमने दो बातें यहाँ से सीखी। पहला, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी of the system before collision is equals to kinetic energy of the system after collision, है ना। तो kinetic energy इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। एक पॉइंट तो मेरे पास ये निकल गया। दूसरा पॉइंट बेटा, ये बार बार हमने कहा कि मतलब हर बुक में ये कंप्लीट नहीं है, तो ध्यान दीजिए कि जब कोलिजन हमारा परफेक्टली इलास्टिक है तो कोलिजन के समय में तो बॉडीज़ अपना शेप और साइज चेंज कर रहे थे क्योंकि डिफॉर्म हो रहे थे, लेकिन कोलिजन के बाद उनका शेप और साइज वापस से सेम आ गया। तो हम यही कहेंगे कि कोलिजन के बाद अपने बॉडीज का शेप और साइज कंप्लीटली रीगेन हो जाता है ना। तो ये दो पॉइंट हमको यहाँ लिख देना है। ये क्या है, ये है बॉडीज रीगेन देयर शेप एंड साइज,
है ना, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। आप इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे बन सकता है? ड्यूरिंग द कोलिजन क्या होता है? ड्यूरिंग द कोलिजन बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी पहले के, मतलब कोलिजन से पहले के टोटल काइनेटिक एनर्जी से थोड़ा कम होता है, लेकिन हमेशा नहीं, कई बार ज़्यादा भी हो सकता है, बट अपने लेवल तक, नीड के लेवल तक इतना कुछ हाई फाई नहीं पूछने वाले हैं, वो जेई के लिए छोड़ दीजिए, कुछ तो उनके लिए भी छोड़ेंगे ना, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कैसा रहता है? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है ना। कंजर्व का मतलब कि कोलिजन से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कोलिजन के बाद काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चले आते हैं हम दूसरा, ये इन इलास्टिक कोलिजन की बात करिए। देखो अब जैसे मान लीजिए कि हमने एग्जाम्पल लिया था दो स्पंजी बॉल का और दोनों को टकरा दिया था हमने। अब हमारा दिमाग ख़राब हो गया है ना, हमने मिट्टी के दो गोले बनाए और दोनों के साथ कोलाइड करा दिया। गीली मिट्टी के गोले ये बनाओ, ये देखो गीली मिट्टी के गोले बनाए मैंने, ये है ए, ऐसे चला जा रहा है, ये है बी, ये भी ऐसे चला जा रहा है, ये u1 की स्पीड से, ये u2 की स्पीड से, और पहले की तरह मान लिया मैंने u1 u2 से बड़ा है। और फ्रिक्शन रिएक्शन मान लो कुछ भी नहीं है, ताकि टकराने से पहले दोनों जो हमारे पास स्फेयर्स हैं मिट्टी वाले, गीली मिट्टी वाले, उनके शेप साइज में कोई परिवर्तन ना हो, हम ये मान के चल रहे हैं। अच्छा अब बताओ, जब यहाँ जाएगा ये, इसे टकराएगा, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा? क्योंकि गीली मिट्टी के हैं तो दोनों एक साथ चिपक जाएंगे, और चिपकने के बाद एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो देखो बेटा यहाँ हुआ क्या, यहाँ ये हुआ कि चूंकि अब ये इनका शेप और साइज क्या हो गया है, चेंज हो गया है, तो एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन इसमें जो आया था वो मैक्सिमम आएगा। तो आप क्या कहेंगे कि चूंकि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल हम अप्लाई करें तो टोटल काइनेटिक एनर्जी जो पहले था अब वो कम हो जाएगा। कितना कम होगा? वो इतना ही कम होगा जितना कि इसमें स्टोर हो गया है, और ये मैक्सिमम एनर्जी स्टोरेज है, ठीक, क्योंकि थोड़ा सा भी वापस से अपना शेप और साइज रीगेन नहीं कर रहा है। तो अब आप इसको यही कहोगे कि इन इलास्टिक कोलिजन में जब दोनों बॉडी कंबाइंड होकर के एक साथ मूव करते हैं तो बॉडीज का शेप और साइज चेंज हो जाता है। दूसरी बात कि हमारे सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम लॉस होता है, ठीक, इतना क्लियर है। अब चले आते हैं हम कुछ स्पेशल टाइप के, है ना, कंडीशन पे। तो देखो पहला कंडीशन क्या है, अभी हम करने जा रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक के लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, ठीक है। देखो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, ये है मान लीजिए लाइन जिसके अलोंग हमारी बॉडीज मूव कर रही थी। पहला बॉडी मान लो ये है ए, ये u1 के स्पीड से चला जा रहा था, दूसरा बॉडी मान लो बी, ये u2 की स्पीड से चला जा रहा था, और एज यूजुअल हमने u1 u2 से बड़ा मान लिया है ताकि कोलिजन हो सके, ठीक है। कोलिजन हो गया, कोलिजन होने के बाद सिचुएशन क्या हुआ? कोलिजन होने के बाद सिचुएशन ये हुआ कि हमारा जो पहला बॉडी था वो अपने पुराने डायरेक्शन में v1 के स्पीड से चलना स्टार्ट हो गया, और जो दूसरा बॉडी था उसी डायरेक्शन में v2 की स्पीड से चलना स्टार्ट हो गया। एक्चुअल में हमको यहाँ बनाना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। अब मान लीजिए इसका मास है m1, इसका मास है m2, इसका मास है m1, इसका मास है m2। तो आपको निकालना होगा क्या? v1 निकालना होगा, v2 निकालना होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप कैसे निकालेंगे? आपके पास दो कंडीशन है। पहला, इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो है m1 u1 प्लस m2 u2। ये कब का है? यह है कोलिजन से पहले का, और बाद में उसी डायरेक्शन में इनका जो मोमेंटम होगा वो हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। और ये दोनों कैसे होने चाहिए? ये दोनों बराबर होने चाहिए। और चूँकि सारी वेलोसिटीज़ का डायरेक्शन सेम था, इसलिए मैंने यहाँ वेक्टर साइन नहीं लिया है,
ये वेक्टर साइन जो रहना था ना ऐसे, वो हमने ड्रॉप कर दिया है। इसका बड़ा फायदा होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। दूसरा क्या लिखेंगे आप? दूसरा लिखेंगे भैया कोलिजन से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद के टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। अच्छा बेटा, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे लिए एक फार्मूला आएगा, वो ऐसे आएगा, देखिए v1 इक्वल्स टू, नोट करो, याद करने का तरीका है ये, v1 इक्वल्स टू, पहले तो ऐसे ब्रैकेट लगा दो, यहाँ लिखो u1 प्लस यहाँ ब्रैकेट लगा दो, यहाँ लिखो u2। इतना तक तो कोई भी कर लेगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली है, आगे भी कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए क्या करने वाला है हम, यहाँ बनाए लाइन, नीचे लिख दिए m1 प्लस m2, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी बना दिया लाइन m1 प्लस m2, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आना है। अब जरा ध्यान से समझो, ये क्या है भाई, ये 1 है, तो यहाँ लिखेंगे m1 माइनस m2, और यहाँ सिंपली 2m2। इसी पैटर्न पे अगर v2 निकालना चाहोगे तो v2 के लिए देखना क्या करोगे, है ना, v2 के लिए काम तो वैसे ही करना है, पहले काम तो वैसे ही करना है। हाँ, ये क्या है बाबू, ये है 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे m2 माइनस m1, बचा क्या, यहाँ है u1, तो कर दोगे 2m1। तो ये तुम्हारे वन डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोलिजन के बाद बॉडीज की वेलोसिटीज के फार्मूले निकल गए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके कुछ स्पेशल केसेस होंगे, वो भी मैं थोड़ा सा कर देता हूँ आपको। स्पेशल केसेस में क्या क्या हैं, स्पेशल केसेस, देखो स्पेशल केस में दो बातें हैं। पहला, मान लो कि जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं दोनों के मासेस सेम है, ऐसे लेट कर लो, दोनों के मासेस सेम है, तब देखो क्या होने वाला है। पहला सिचुएशन क्या था मेरा, पहला था भाई ये बॉडी ए है जो इधर u1 के स्पीड से जा रहा था, और ये बॉडी बी है जो इसी डायरेक्शन में u2 की स्पीड से जा रहा था। और कोलिजन के बाद क्या हो गया था, ए का स्पीड यहाँ v1 हो गया था और बी का स्पीड यहाँ v2 हो गया था। तो चलो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं और v1 निकालते हैं। देखिए कितना मज़ेदार है ये, मज़ा आ जाएगा आपको इसके न्यूमेरिकल करते समय। तो आप ये समझ लो कि केवल देख करके हो जाएगा बिना पेन उठाए। देखो कैसे, आप क्या करोगे, यहाँ पे m1 m2 दोनों बराबर कर दोगे, देखो ना बराबर है यहाँ पे, तो बराबर कर दोगे तो ये तो 0 हो गया। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2m2, नीचे देखो यहाँ m1 को भी m2 कर दो, तो ये भी हो गया 2m2, और ये u2, ये कुछ कटा, ये कितना हो गया, u2 के बराबर हो गया, ये u2 के बराबर हो गया। इसी तरीके से जब तुम v2 निकालोगे, यहाँ देखो v2 निकालोगे 0 हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा कितना 2m1, नीचे भी लिख दो भैया इस m2 को m1, है ना, तो ये देखो कटा कट से कटा और ये u1 आ गया। क्या दिख रहा है आपको, आपको नहीं दिख रहा है कि कोलिजन के बाद दोनों के वेलोसिटी इंटरचेंज हो गए हैं। ये पहले जा रहा था u1 की वेलोसिटी से, टकराने के बाद जा रहा है u2 की वेलोसिटी से, ये जा रहा था u2 की वेलोसिटी से, है ना, u2 की वेलोसिटी से, टकराने के बाद जा रहा है u1 की वेलोसिटी से। तो जब दोनों बॉडीज का मास सेम होता है और दोनों वन डायमेंशनल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन परफॉर्म करते हैं, तो दोनों की वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज हो जाता है। मतलब ये इतना प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे क्वेश्चंस बिना पेन उठाए आप कर लोगे। दूसरा देखो, दूसरा भाई ऐसा है कि मैंने m2 को मान लिया वॉल, दीवार मान लिया, तो बेटा दीवार तो पूरे के पूरे अर्थ के साथ अटैच्ड होगा, वो तो अर्थ को छोड़ नहीं सकता। तो इसका मतलब दीवार का जो मास है वो कितना लोगे आप, बहुत ज़्यादा, चलो इन्फिनाइट मान सकते हैं। और m1 को मान लिया मैंने, m1 को मान लिया कैसा, बॉल, स्पंजी बॉल, ताकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो सके। तब देखो क्या होता है, ये वॉल है, देखो ये वॉल है,
ये देखो तुम्हारा मास m का बॉल इधर u के स्पीड से ऐसे चला जा रहा है। जरा हमको बताना भाई, इसका स्पीड टकराने के बाद भी 0 और टकराने के पहले भी 0, माने u2 भी 0 और v2 भी 0। तो निकालना क्या है हमको? तो केवल v1 निकालना इसका मतलब। चलिए तो मैं निकालता हूँ v1। v1 इक्वल्स टू फार्मूला पढ़ा आपने m1 माइनस m2 डिवाइडेड m1 प्लस m2। कैसे याद रखना है हमने अभी बताया है, बार बार नहीं बता सकते, है ना। तो ये आपको याद रखना है, जैसे भी करो, या तो मेरा तरीका अपनाओ चाहे किसी और का तरीका अपनाओ, और आपको किसी भी हालत में इसको याद रखना है। चलो ये निकल गया हमारे पास। अब जरा सोचो m2 कितना है भाई? m2 तो इन्फानाइट है। m2 कितना है? इन्फानाइट। तो मैं यहाँ तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। तो अब हम सहारा लेंगे गणित का। गणित के बगैर दुनिया सूनी होती है, तो गणित का सहारा लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं हम m2 से ऊपर नीचे से, है ना, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ डिवाइड करेंगे, देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा m1 बाई m2, ये हो जाएगा -1। और यहाँ देखो ये m1 बाई m2 और ये हो जाएगा +1 इंटू ये u1 प्लस थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, ऐसे। चलो भाई, हाँ यहाँ देखिए इसको भी डिवाइड किया था आपने, तो 2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m1 बाई m2 +1। क्यों डिवाइड किया मैंने m2 से? क्योंकि m2 इन्फानाइट है, तो 1 बाई m2 0 हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा बेटा 0, आइए याद रखना इसको, ये हो जाएगा 0, है ना। और u2 कितना था? u2 तो ऑलरेडी 0 था। तो कुल मिला के मेरा आ गया -u1। तो क्या समझे तुम इससे? तुम ये समझे कि अगर ये u1 की स्पीड से बॉल को फेंकोगे तो दीवार से टकराएगा, उतने ही स्पीड से ये वापस इधर मुड़ जाएगा ना। जिस डायरेक्शन से इसे टकराया था उसी डायरेक्शन में वापस ऐसे चला आएगा। ठीक है। तो पहले क्या हो गया कि एक चींटी टकराई पहाड़ से तो चींटी का क्या हुआ? पहाड़ का तो कुछ भी नहीं उखड़ा। चींटी जिस स्पीड से जाकर टकराई थी गुस्से में, उसी स्पीड से वापस उसी डायरेक्शन में वापस मुड़ गई। ठीक। अब हम दूसरा काम करते हैं। तीसरा मतलब हम ले रहे हैं, ये तीसरा मेरे ख्याल से, मुझे थोड़ा सा एक ये दूसरा देखिए। तीसरे में क्या है, चलो मान लो कि ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन है और ये चली जा रही है, सपोज कीजिए स्पीड u1 से, इसका मास मान लो m है। यहाँ पे एक बहुत ही मस्त मौला सा आदमी मोबाइल में गाने सुन रहा है और कान में लगा लिया है क्या चीज़, क्या बोलते हैं, ईयरफोन। ठीक है। अब वो रेलवे की पटरी पर मज़े करते हुए चला जा रहा है, पीछे से क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं। अच्छा, बहुत सारे केसेज भी ऐसे हुए हैं कि लोग कान में ईयरफोन लगा के गाना सुनते हुए चले जा रहे हैं और ट्रेन या बस या ट्रक उनको मार के चली गई, है ना। आप अगर कभी पेपर वगैरह ढंग से पढ़ते होंगे तो ऐसे आपको मिलेंगे न्यूज। तो चलो चला जा रहा है बेचारा ये ऐसे u2 की स्पीड से। अब ट्रेन ने अपना हॉर्न मारा, इनको सुनाई दिया नहीं। चलिए इनका मास आप मान लीजिए m2 ही कह लीजिए, कोई बात नहीं, इसका m1 कह लीजिए। तो देखिए क्या होगा। पहले मैं v2 निकालूं, छोटे वाले भाई साहब का क्या स्पीड होगा टकराने के बाद। अगर उनको पीछे से ट्रेन धक्का मार देती है तो किस स्पीड से वो आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे। क्या फार्मूला था? ये फार्मूला था m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस ये कितना 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये था फार्मूला। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ये जो मास है m2 इज अप्रॉक्सीमेटली 0 एज कंपेयर टू m1, है ना, एज कंपेयर टू m1। क्यों? अरे भाई ट्रेन में कम से कम 1000 आदमी बैठते होंगे, शायद 500 तो बैठते ही होंगे। ट्रेन का अपना डब्बा, उसका अपना इंजन, और ये अकेला है ना। और अगर कान में
इस तरह का काम करता है तो आप समझ सकते हो कि क्या लेवल होगा इसका, पतला दुबला स्मार्ट साड़ का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मैं इसको क्या लिखूं, m2 को जीरो कर दूं, यहाँ पे ये जीरो हो गया, ये जीरो, तो माइनस m1, यहाँ देखिए ये भी जीरो, ये m1, और ये हो गया आपका u2। अच्छा यहाँ देखिए आपको m2 को जीरो करना है तो 2, m1 तो छोड़ देंगे आप, m2 को जीरो कर देंगे, तो कुछ कटा वटा यहाँ पर, ये कितना कटा, ये कट गया, ये आ गया 2u1 माइनस u2। सोचो जरा सोचो, इमेजिन करो, है ना, फील करो। अगर ये बचवा जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से और ये जा रहा है सपोज करो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो जब टकराएगा तो 20 दूना 40, 40 माइनस 5 कितना हो गया, 35 किलोमीटर, सॉरी 35 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये भाई सब आगे की तरफ भाग जाएंगे। समझ रहे हो, जब ये धक्का लगेगा इसको तो जो ट्रेन है उसके स्पीड का दूना माइनस इसके खुद का स्पीड, इतने की स्पीड से वो आगे भाग जाएगा। भाग क्या जाएगा मतलब दुनिया ही छोड़ देगा, समझ लो। अच्छा अब समझो कि ट्रेन के साथ क्या होगा, ट्रेन के साथ क्या हादसा होने वाला है देखिए। तो v1 के लिए तो फार्मूला आपका m1 माइनस m2 ना, u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस कितना 2m2 u2 बाई m1। अरे भाई ये जीरो हो गया क्योंकि m2 को तो हमने जीरो मान लिया है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो गया। अब सोचिए इतना, ये m2 को जीरो कर दीजिए तो ये हो जाएगा m1, ये जीरो, नीचे m1 इंटू u1, है ना, तो ये आपका u1। मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली ट्रेन को कुछ भी नहीं होगा, जिस स्पीड से जा रहा था वो उसी स्पीड से चलता रहेगा। वो कहते हैं ना कि हाथी भौंकता रहे और कुत्ता, अगर ही हाथी चलती रहे और कुत्ता भौंकता रहे, ये वही वाला केस हो जाएगा कि ये हाथी चलती रहेगी अपने ही स्पीड से, ये कुत्ता भौंकता रहे। सॉरी गाली दे दिया मैंने, इसको गाली नहीं देना था, मतलब एक एग्जाम्पल था, ठीक है। तो बेसिक जो है आपका वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन का हमने क्लियर कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक बचा है वन डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन, वो हम अगली क्लास में करेंगे।